Very good morning, students. I am Asim Kumar Mandal as a teacher representing शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने लास्ट वीडियोस में कुछ पढ़ रखा है, जैसे कुलाम्स लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन एंड कोएक्सियल पोजीशन एंड टॉर्क। ठीक है, अगर जो आपने ये नहीं लिया है तो आप लास्ट लेक्चर्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, ठीक है, और उसको पढ़िए ताकि हमको इसमें मदद मिले। ठीक है, देखिए सर, ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, मैं इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर रहा हूँ, एट एनी पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा, कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, एक्सियल पोजीशन देखा था। व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सियल पोजीशन स्टूडेंट्स? ठीक है, लेट वी कंसीडर ए बी इज अ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल एंड P इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आप सभी को पता है, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है ये हमारे लिए? ठीक है, ये हमारे लिए एक्सियल पोजीशन है। अगर जो मैं कहीं पर भी कोप्लेनर की बात कर रहा हूँ, डायपोल के कोप्लेनर की, तो वो मेरे लिए कौन सी पोजीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो मेरे लिए हो जाएगी एक्सियल पोजीशन। बट इन द केस ऑफ द कोएक्सियल, व्हाट इज द मीन ऑफ द कोएक्सियल? ठीक है, इन द केस ऑफ द कोएक्सियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता था? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को हमको बहुत ज़्यादा, ठीक है, गहराई में समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सियल और कोएक्सियल दो पोजीशंस होती है। एक्सियल दैट मीन्स अ कोप्लेनर, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर हो उसके, ठीक है, बिल्कुल कहाँ पर हो, एक्सिस में हो तो हमें एक्सियल बोलेंगे, और अगर जो, ठीक है, वो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस में है तो हम उसको कोएक्सियल बोलेंगे। बट आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कहीं पर भी, दैट मीन्स एक्सियल और कोएक्सियल के लिए हमने समझ लिया है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, तो जरा स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर रहा हूँ। लेट वी कंसीडर ए बी इज अ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल दैट मीन्स ठीक है, विच कंसिस्ट टू अनइक्वल चार्जेस। ठीक है, एक ऐसे चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट उनके चार्जेस क्या है? ऑपोजिट है, मतलब अनलाइक चार्जेस। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस को हमेशा मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? 2L। सर, मैंने एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करा है, ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिफाइंड करना है जो कि किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बता रहा हूँ कि पहली वाली पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में, P कहाँ पर था? उसकी एक्सिस में। ठीक है, सेकंड कोएक्सियल पोजीशन में P कहाँ पर था? उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस में। अब देखिए P की पोजीशन, ठीक है, ना तो एक्सियल पे हो रही है ना तो कोएक्सियल से रिलेट कर रही है। P जो है हमारा एक पॉइंट है जो कहीं पर भी डिफाइंड हो सकता है। लेट वी कंसीडर, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है ए बी। लेट वी कंसीडर एनी इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। बात समझ आ रही है? ठीक है, और P एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, O, ठीक है, लेट वी कंसीडर O इज अ सेंटर। ठीक है, O इज अ सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कितना एंगल कंसीडर कर रहा है? थीटा। तो सर, इसके पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होते हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको पता है, जिसमें आपको एक्स एंड वाई डिनोट करते हो। ठीक है, वो हमारे लिए ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट पोलर कोऑर्डिनेट में सर पहले हमारे पास डिस्टेंस आती है, फिर हमारा एंगल आता है। तो सर यहाँ पर कहीं पर आपको डिस्टेंस शो हो रही है क्या? नहीं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्टेंस कितना ले लिया? R, मतलब O एंड P, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में कितना डिफाइन कर रहा हूँ? ठीक है, सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं? ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन द O एंड द P विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल r। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? R, थीटा। ठीक है, अब
जब हमने एक्सिल पोजीशन देखा था या हमने कोएक्सिल पोजीशन देखा था, तो याद है हमने E1 एंड E2 डिनोट करे थे। आई रिपीट माय सेंटेंस, वहाँ पर हमने E1 एंड E2 लिया था। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्यों सर? क्योंकि वो जो P था, ठीक है, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे था। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, बट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मतलब P जो है हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज के क्लोज हो और पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है, पिछली मेथड से नहीं कर सकता, तो मुझे ड्यू टू चार्जेस नहीं लेना है इस बार। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है ये, देखिए ये है डायपोल मोमेंट, तो मैं डायपोल मोमेंट के फॉर्म में डिनोट करूंगा। किसके फॉर्म में डिनोट करूंगा? डायपोल मोमेंट के फॉर्म में। तो आप आराम से देखिए, सर ये थीटा है, क्या है? थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में कहीं ना कहीं इस वाली डायरेक्शन में मुझे कितना मिलेगा? P cos थीटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? या आप सिंपल सा बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए P है, तो P के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे? एक हो जाएगा P cos थीटा और दूसरा होगा P sin थीटा। आपको सभी को मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ये पता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। तो अगर जो सर ये P cos थीटा है, तो सर यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पे मुझे कितना डिनोट करना पड़ेगा? मुझे डिनोट करना पड़ेगा P sin थीटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं मैं P के कितने कंपोनेंट शो कर सकता हूँ? P के दो कंपोनेंट हो गए, P cos थीटा और ये हो चुका है P sin थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। अगर जो P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा को मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? E1 से। मतलब मुझे इंटेंसिटी तो शो करनी पड़ेगी, तो मैं इसको E2 के फॉर्म में शो करूँगा। तो सर मुझे ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पर मिल चुका है? मुझे ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिला है, ठीक है। आप देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने कितना लिया है? P। तो सर P यहाँ पर बिल्कुल आसानी से देखेंगे। सर आप इसको E1 बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? E2। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो E1 और E2, ठीक है, E1 मतलब क्या हो गया? ड्यू टू P cos थीटा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा। देखिए सर, ये जो P है, ठीक है, मुझे ये तो पता है P जो है वो एक्सिल पे भी नहीं है और को एक्सिल पे भी नहीं है, पर अगर जो मैं P cos थीटा को देखूं तो P cos थीटा के लिए ये जो P है वो एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली P sin थीटा के लिए ये कैसा हो जाएगा? ठीक है, को एक्सिल में हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब ये जो है एक्सिस में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? को एक्सिस में। तो अगर जो मैं एक्सिस को E1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो को एक्सिस को कैसे डिनोट करूँगा? E2 से। बात समझ आ रही है? और इन दोनों के बीच में E1 और E2 के बीच में, ठीक है, रिजल्टेंट कितना शो कर दूंगा? वेक्टर E। सर आपने वेक्टर E क्यों बोला है? क्योंकि सर ये E1 है और ये E2 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल AB। तो मैं उसे किस फॉर्म में शो करूँगा? E के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका सेंटर है O, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है? P। तो सर P के दो कंपोनेंट होंगे, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। ठीक है, एंगल यहाँ पे थीटा लिया है, तो मुझे यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में P cos थीटा मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा? P sin थीटा। ठीक है, ये P हो चुका। P cos थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग P cos थीटा के लिए ये एक्सिल पोजीशन पे है, तो ये P sin थीटा के लिए काय पर है? देखिए ध्यान से देखिए P, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर शो हो रहा है। परपेंडिकुलर मतलब P sin थीटा के लिए कौन सी पोजीशन पे है? को एक्सिल पोजीशन पे। P cos थीटा के लिए एक्सिल पोजीशन और P sin थीटा के लिए को एक्सिल पोजीशन। तो अगर जो मैं P cos थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूँ, तो मैं उसको कितना बोलूँगा? E1। तो P sin थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग कितना हो जाएगा? E2। और E1 और E2 दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? वेक्टर E। सपोज लेट अस कंसीडर, ठीक है, एंगल विल बी इक्वल ऑफ अल्फा। कुछ ना कुछ तो डिनोट करना ही था, हमने यहाँ पे थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वहाँ हम कितना लेंगे? अल्फा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल M, N एंड R। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये डायग्राम थोड़ा बहुत समझ आया होगा। स्टूडेंट्स
जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक डेरिवेशन में आपको डायग्राम के बाद उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। तो ध्यान से देखेंगे, हमने इस पूरे डायग्राम में जो जो बनाया है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा लेट अस कंसीडर ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, विच कंसिस्ट टू चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव, ठीक है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। माइंड में रखेंगे, ठीक है, सब कुछ लिख दूंगा तो काफ़ी होच पोच हो जाएगा, इसलिए आपको अभी तक याद हो गया होगा ए बी दैट मीन्स द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, and the distance from O is R. That means the distance between the P and the distance between the O, distance between O and P will be equal of small r. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, मैंने P के पोलर कोऑर्डिनेट को शो करा है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कॉमा एंगल। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है सर? स्मॉल r, और एंगल कितना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? थीटा। वेयर थीटा, व्हाट इज द मीन ऑफ द थीटा? वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और यहाँ पर ठीक है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट में कितना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ठीक है, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, विल बी इक्वल ऑफ वेक्टर P। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, अब हम इसका ले रहे हैं डेरिवेशन वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर, मैं डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो मैं इस वाले पार्ट पे जाऊँ, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर E1 और E2, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर जो मैं इसको E1 कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं E2 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इसके बीच का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इसके बीच का रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर E। ठीक है, आप क्लास 12 को भूल जाइए, ठीक है, क्लास 11 में आपने ये डायग्राम देखा है। ठीक है, ये मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? उसका रिजल्टेंट आपने कंसिडर करा है वेक्टर E। तो कहीं ना कहीं अगर जो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करूं, तो ये E2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? E2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर जो मैं इस वाले, ठीक है, डायग्राम पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूं, क्या यूज़ करूं बेटा जी? पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, E इक्वल टू अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आपको वेक्टर लेना है तो आप वेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर E1 और E2 की रिक्वायरमेंट है। किसकी है? E1 एंड E2। तो सर E1 क्या है? ठीक है, E1 सर एक्सिल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और E2 जो है वो उसकी ब्रॉड एंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आपने एक्सिल और ब्रॉड एंड साइड कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर में ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, इन दोनों के आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, ठीक है, डायपोल मोमेंट P, ठीक है, जो डायपोल मोमेंट P है, ठीक है, उसके कितने कंपोनेंट्स है सर? P के 2 कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट वन इज द P cos थीटा। ठीक है, अगर जो आपने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिया है तो P cos थीटा एंड P sin थीटा। P cos थीटा, द डायरेक्शन ऑफ द P cos थीटा अलोंग OP। मैं इसको OP भी बोल सकता हूँ, ON भी बोल सकता हूँ एंड PN भी बोल सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। बात समझ आ रही है? P sin थीटा, आप P sin थीटा की डायरेक्शन देखिए। P sin थीटा आप सोचेंगे सर इधर है, P sin थीटा इधर भी है, तो मैं इसको PM भी बोल सकता हूँ। तो मैंने लिखा अलोंग परपेंडिकुलर OP। सिंपल सी बात है, ये OP है, तो सर OP के परपेंडिकुलर है PM। सर आप डायरेक्ट PM भी लिख सकते थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है परपेंडिकुलर टू PM। और कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर वर्ड मुझे को एक्सिल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मजबूर कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, नाउ मैंने सिंपल भाषा में बोला है। ठीक है, पॉइंट P इज ऑन द एक्सिल पोजीशन। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि P जो है, ठीक है, किसके लिए सर? P cos थीटा के लिए एक्सिल पोजीशन में है। P cos थीटा के लिए P जो है वो एक्सिल पोजीशन में है, और P sin थीटा के लिए, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है P है वो को एक्सिल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जल्दी से मुझे बताइए एक्सिल पोजीशन का फॉर्मूला कितना होता है? एक्सिल पोजीशन का फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन में R क्यूब।
ये हमारा फॉर्मूला है। जब हमने केस लगाया था उसके बाद हमको एक्सप्रेशन मिला था वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में कोस थीटा अपॉन r3। और E2 आप कौन सी बात कर रहे हैं, को एक्सियल पोजीशन, दैट मीन्स ब्रॉड एंड साइड पोजीशन। तो एक्सप्रेशन कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। याद रखिएगा एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रॉड एंड साइड कितनी होती है, ट्वाइस, मतलब डबल होती है। बस यहाँ पर एक सिंगल 2 है, बाकी पूरा सेम टू सेम। सर यहाँ पर आप p cos थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2p cos थीटा, यहाँ पर p sin थीटा ले रहे हैं तो p की पोजीशन पे आ जाएगा p sin थीटा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, जैसे ही हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस फॉर्मूले में हम E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे और हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इस डेरिवेशन का और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हाल मैंने बताया है कि वेक्टर E जो होगा, ठीक है, वो हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा और E1 और E2 कहीं ना कहीं हमारे लिए परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में होंगे। तो सर अगर जो मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँ तो मुझे मिलेगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 स्क्वायर प्लस वेक्टर E2 स्क्वायर। और अभी हाल हमने E1 और E2 की वैल्यूज़ फाइंड करी है। आपको याद है E1 जो है वो एक्सियल फॉर्म में था, ठीक है, और E2 जो था वो ब्रॉड एंड साइड में फॉर्म में था। तो मैंने E1 की जगह पर E1 की वैल्यू और E2 की जगह पर E2 की वैल्यू को पुट करा, बट पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब सर ये एक मैथमेटिकल पोर्शन है, मतलब आप इसको जैसे चाहे वैसे सोल्व करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ जैसे मैंने करा है आपको वैसा ही शो करना है। जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे 2p का होल स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, r³ पूरे का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे जरा बोलिए ध्यान से स्टूडेंट्स, r³ होल स्क्वायर। सर मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल रूल होता है कि आप जितना भी कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी इसमें भी और ये क्वांटिटी इसमें भी है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ऊपर देखिए p स्क्वायर और इधर भी p स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं p स्क्वायर भी मेरे लिए कॉमन फैक्टर है। और नीचे r³ का होल स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने r³ का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन पूरा अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर क्या छोड़ा आप बताइए, मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर छोड़ा है, मतलब 2 2 जा 4, और ये हो चुका है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, जो जो मुझे कॉमन मिल रहा था मैंने उसको कॉमन निकाल लिया और बचा हुआ पोर्शन आपके ब्रैकेट में है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपने बचपन से देखा है ये रूट क्वांटिटी तो स्क्वायर यहाँ से बाहर आ सकता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से p बाहर आ चुका है और यहाँ से r³ बाहर आ चुका है अंडर द रूट। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये 4 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कहीं ना कहीं 3 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r³। ठीक है, ये आप जल्दी से देखिए इस क्वांटिटी को, मैंने यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर थीटा लिखा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट मुझे बताइए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल ऑफ 1। मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। मुझे ये बताइए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट, ठीक है, आपने 2 बार पढ़ रखा है, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो चुका है। बट अगर जो आप चाहे कि सर मुझे यहाँ पर एंगल भी शो करना है, एंगल की भी वैल्यू निकालना है, तो हम इसके सेकंड पार्ट में आगे देखते हैं। थैंक यू।
स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एंगल को ड्राइव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा अल्फा इज एन एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फील्ड वेक्टर ई। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ बनने वाला एंगल कितना है? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू E1। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर E1। ठीक है, आप अगर जो इस डायग्राम को इससे कंपेयर करेंगे तो आप सेटिस्फाई होंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मेरे लिए P है। आ रही बात समझ में? सर P से M की डायरेक्शन में, P से M की डायरेक्शन में मुझे E2 मिल रहा है, मैंने शो करा है। ठीक है, मुझे P से N की डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है? E1 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, P से N की डायरेक्शन में मुझे कितना मिल रहा है? E1, और इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कितना है? वेक्टर E। मतलब कहीं ना कहीं में इस ट्राइंगल में, ये कौन सा ट्राइंगल है? ठीक है, ट्राइंगल NPM, इस ट्राइंगल में मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बोल सकता हूँ, या तो मैं इसको बोलता हूँ टेंजेंट, टेन थीटा। रिजल्टेंट हमेशा किसके फॉर्म में होता है? ये रिजल्टेंट दैट मीन्स टेन थीटा। याद रहेगा आपको, जब भी आपने ओम्स लॉ से पढ़ना चालू करा, ये सारी बेसिक चीज़ें, रिजल्टेंट हमेशा किसके फॉर्म में मिलता है? टेन थीटा। बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट एंगल है अल्फा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? परपेंडिकुलर आप डायग्राम में देखिए, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है PM और बेस दिख रहा है आपको PN। मतलब कहीं ना कहीं टेन अल्फा इक्वल टू मुझे कितना मिल चुका? PM। मुझे PM मिल चुका है वेक्टर E2 अपॉन में ये मिल चुका है वेक्टर E1। तो जल्दी से याद करेंगे स्टूडेंट, टेन अल्फा E2 की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको? ठीक है, 2p। ठीक है, E2 मतलब था साइन थीटा अपॉन में r3। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2p कोस थीटा अपॉन में r3। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है, ये जो E2 है और ये E1 है, ध्यान से देखिए, E2 क्या है? E2 कौन सी साइड है बेटा? ब्रॉड एंड साइड है। E2 कौन सी साइड है? ब्रॉड एंड साइड है। मतलब कहीं ना कहीं P साइन थीटा के साथ 2 नहीं था। ठीक है, आप बिल्कुल याद करेंगे मेरी तरह, आप यहाँ, ठीक है, आप मन में क्या सोचा करो, ठीक है, कि सर एक्सप्रेशन तो वही है, सिर्फ एक में 2 आएगा और एक में 2 नहीं आएगा। तो सर साइन थीटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? साइन थीटा मतलब ब्रॉड एंड साइड को एक्सिल में 2 नहीं था, याद रहेगा, और एक्सिल में 2 था। या तो आप कुछ मत कीजिए, आपने जो अभी ड्राइव करा उसमें आप E2 और E1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कैंसिल कर रहा है, P से P कैंसिल हो रहा है, r³ से r³ कैंसिल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे टेन अल्फा इक्वल टू कितना मिल रहा है? ठीक है, 1/2। कितना मिला मुझे? 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बता दीजिए। बायो वाले स्टूडेंट थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, हर एक फॉर्मूले पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी इक्वल ऑफ टेन थीटा। मतलब कहीं ना कहीं अल्फा इक्वल टू, सर ये नॉर्मल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होगा तो ये इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन का लास्ट पोर्शन भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है।